फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था की बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में विधानसभा और हाउसों के रूल्स के बारे में और उनकी कमेटियों के बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ जो उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट्स, उसकी जो जीएसएस सर्विसेज और सेक्रेटरीट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाई कैमरल हाउस है 1937 से ही। तो जो अपर हाउस है उसको हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं और इसको हम परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। इसका जो है कि मेंबर्स जो है कि सारे नॉमिनेट किए जाते हैं या फिर नॉमिनेट किए जाते हैं फॉर 6 ईयर्स। और इसमें से जो 1/6 मेंबर होते हैं वो एवरी 2 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है कि स्ट्रेंथ है इसकी वो 108 मेंबर्स हैं, जिसमें से 12 मेंबर जो है गवर्नर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा 39 मेंबर हैं जो है कि विधानसभा और लोकल बॉडीज के द्वारा ईच यानी प्रत्येक के द्वारा विधानसभा के साथ द्वारा जो है कि 39 नॉमिनेट किए जाते हैं और लोकल बॉडी जैसी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं उनके द्वारा भी 39 आपके मेंबर जो है कि इलेक्ट किए जाते हैं। और 9 आपके जो मेंबर्स होते हैं टीचर्स के द्वारा और 9 मेंबर्स आपके ग्रेजुएट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं विधान परिषद में। इस प्रकार से आपके पूरे 108 मेंबर्स विधान परिषद के पास हो जाते हैं। और जैसा कि हमको पता ही है, विधान परिषद के पास मनी बिल पर वोट करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है और कोई भी मनी बिल इसमें इंट्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता। और लेकिन कोई दूसरे प्रकार का बिल होगा तो वो बिल बिना इस विधान परिषद की पास के बिना एक लॉ नहीं बन सकता है। और विधान परिषद का जो प्रीसाइडिंग ऑफिसर होता है यानी जो इसको गवर्न करता है वो आपका चेयरमैन या दूसरा जो सेकंड होता है उसकी अनुपस्थिति में वो डिप्टी चेयरमैन कहलाता है। ये दोनों लोग ऑफिस में इलेक्ट किए जाते हैं मेजॉरिटी के द्वारा। और बोथ द हाउसेज लेजिस्लेचर हैव देयर ओन सेपरेट सेक्रेटरीट। अब मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही जो हाउस होते हैं विधानसभा विधान परिषद दोनों ही हाउस की अपनी अलग सेपरेट सेक्रेटरीट होती है और उसके अंदर सेक्रेटरी होते हैं। जिस प्रकार से गवर्नमेंट का सचिवालय होता है इसी प्रकार से विधान परिषद विधानसभा दोनों का अलग अलग सचिवालय होता है, उनमें इनके अलग सेक्रेटरी बैठते हैं। जैसा कि देखो आप में ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली। वो जो है कि दोनों जी सचिवालय और सेक्रेटरी इंडिपेंडेंट काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। इनका सिलेक्शन भी जो है परमानेंट सेक्रेटरी सर्विसेज के थ्रू होता है। लेकिन जो है कि इनको सेक्रेटरीज़ों को डिवाइड किया गया है। इनको इनके आधार पर कुछ जो कि पार्लियामेंट्री वर्क्स को देखते हैं, कुछ अकाउंट्स को देखते हैं और कुछ कमेटी वर्क्स को ये सारे सेक्रेटरीज देखते हैं। उसके अलावा इनका यूज़ जो है कि मेंबर्स अपने जो बहुत बिल्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कि आप देखें तो विधान परिषद में एक लाइब्रेरी भी है जिसको लेजिस्लेचर लाइब्रेरी भी कहते हैं। और ये लाइब्रेरी सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी है अपनी देश में, उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेचर लाइब्रेरी है। और इसके अलावा हमको ये भी पता होना चाहिए कि विधान परिषद और परिषद की दोनों विधान परिषद और विधानसभा दोनों के जो हाउस के जो मेंबर्स हैं उन दोनों को सेम प्रिविलेज होता है, उनके पास पावर भी सेम होती है। और जो इम्यूनिटी यानी कि कोई भी ये उनके पास केस होता है तो वो किस प्रकार से किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, सेम ही दोनों की होती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स के पास जो पावर्स होती हैं वही यहाँ के सदन के मेंबर्स के पास पावर होती हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोजिक्यूशन होता है जब कोई किसी भी मेंबर पर कोई आरोप लगाया जाता है किसी भी क्राइम का, तो उसके लिए वहाँ पर ट्रायल किया जाता है हाउस में। यदि वो सिद्ध हो जाता है तब उसको कोई आगे इनकी कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार से यदि कोई हाउस में डिबेट के दौरान कोई कुछ बोलता है तो उसको किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से डिबेट में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है प्रोसिक्यूशन न होने का, क्योंकि जिसकी वजह से अपनी बड़ी फ्रीडम के साथ कोई भी मेंबर अपने विचार रख सकता है। इसकी में जो है कि सबसे बड़ा जो एक और हमारी जो विधान परिषद की उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की खास बात यह है कि जो है कि यहाँ का जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन
वो जो है कि आपका उसके पास एक्ट के द्वारा उसको दिया गया है। क्या दिया गया है अभी मैं आपको बारे में बताया जा रहा हूँ कि उसको एक ऑफिस दी गई है, यानी कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को एक ऑफिस मिली हुई है, उसको उसके कई बेनिफिट भी मिलते हैं। इसके अलावा जो है कि इनके अलावा जो है कि जो सारी जो विधान परिषद के काम हैं, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, इस प्रकार के कामों को विधान परिषद देखती है। चलो तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आपको सेक्रेटरीट देखते हैं। सेक्रेटरीट में देखें तो ये क्या है, ये आपका सचिवालय है। सचिवालय में जो हेड्स होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के या किसी भी ऑफिस के, जो उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में आती है, जैसे कोई भी आपका समाज कल्याण विभाग है तो उसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में समाज कल्याण विभाग है, तो उसका जो हेड है वो सेक्रेटरीट में बैठेगा। उसका जो मेन काम है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है गवर्नमेंट की। उसका काम होता है ये सारे ऑर्डर्स वही गवर्नमेंट के बिहाफ पे पास करती है, लेकिन ये ध्यान आप रखना कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के सारे ऑर्डर्स हैं वो गवर्नर के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन उनको जो एक सिग्नेचर कोई भी सेक्रेटरी करता है, उसकी जिसकी रैंक अंडर सेक्रेटरी तक हो सकती है। जिस प्रकार से प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको साइन कर सकता है, सेक्रेटरी कर सकता है, स्पेशल सेक्रेटरी कर सकता है, डिप्टी सेक्रेटरी, कोई भी सेक्रेटरी इन ऑर्डर्स को साइन कर सकता है जिसकी रैंक अंडर सेक्रेटरी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इन सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होता है। तो इन सेक्रेटरी को या तो सेंट्रल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से इनको इलेक्ट्रिकली से रिक्रूट कर लिया जाता है, या जो कुछ सम डिप्टी स्पीकर्स होते हैं या अंडर सेक्रेटरी होते हैं वो परमानेंट सेक्रेटरीट सर्विसेज के थ्रू लिए जाते हैं। इसका अलग से एग्ज़ाम होता है परमानेंट सेक्रेटरी सर्विसेज का। और जो हम फैक्ट के तौर पर देखें तो जनरली क्या होता है, जो परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं जो सेक्रेटरीट के, वही मुख्य रूप से अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट तक जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है कि इन सेक्रेटरियों का मोस्टली जो काम होता है ये आपका देखो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स। जिस प्रकार से गवर्नमेंट के न्याय से संबंधित या कानून बनाने से संबंधित जो भी अफेयर्स होते हैं उसके लिए हमें जुडिशियल सर्विस से सेक्रेटरी चाहिए होते हैं, क्योंकि वो लॉ एंड सारे लॉ और कानून में पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो उनका जो है कि वो सेक्रेटरी अलग से रिक्रूट किए जाते हैं, वो जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स देखते हैं स्टेट का। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, सारे जो टैक्स लिए जाते हैं उस प्रकार के किस प्रकार ये भी सारे इन सेक्रेटरियों के अंदर आते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ सोर्स ऑफ स्टेट्स वेल्थ, यानी स्टेट की सारी वेल्थ, सोशल सर्विस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे सेक्रेटरियों के अंदर आता है। यही जो है कि सारे ऑर्डर पास करते हैं। इसके अलावा जो सेक्रेटरी के अलावा जो दूसरा आपका प्रशासनिक यूनिट होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो ऊपर प्रशासनिक यूनिट होती है वो डिवीजन कमिश्नर की होती है। जो सेक्रेटरीट के बाद जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनके नीचे आपके डिवीजनल कमिश्नर आते हैं। उनके पास फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर की, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जो अदर मैटर्स होते हैं जो उनके डिवीजन से रिलेटेड हों उनके पास होती है। उनके अलावा ये सुपरविजन करते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जैसे कि डीएम होता है, या लोकल बॉडीज़ के जो अधिकारी होते हैं, या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वर्क होता है किसी भी डिवीज़न का, तो इन सारे सभी का सुपरविजन डिवीजन कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो प्रत्येक डिवीज़न को डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज होता है एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, जिसे हम डीएम बोलते हैं। और डीएम के पास भी इसी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, फुली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं लॉ एंड ऑर्डर की, एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस एंड रेवेन्यू पावर्स की। इसके अलावा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वर्क जो डिस्ट्रिक्ट में होता है वो भी डीएम के द्वारा रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। इसके अलावा फिर डिस्ट्रिक्ट को जो है कि फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन में बांटा गया है, वो तहसील, ब्लॉक, विलेज गांव के रूप में भी इसको बांट दिया गया है। चलिए तो अब हम देखते हैं जो जुडिशरी जो है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से काम करती है। तो हाई कोर्ट जो है कि सबसे बड़ी स्टेट में क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों के लिए हाई कोर्ट में आपको सबसे बड़ा कोर्ट है। सिविल और क्रिमिनल केसेस वो होते हैं, क्रिमिनल केसेस रिलेटेड होते हैं जिसमें किसी की आपस में कोई झगड़ा हो
झगड़ा का केस हो, रॉबरी का केस हो, मर्डर का केस हो, तो ये सारे आपके क्रिमिनल केसेस में आते हैं। जबकि सिविल जो केसेज होते हैं उनमें आपके मैटर्स रिलेटेड टू मैरिज, मैटर्स रिलेटेड टू लैंड, मैटर रिलेटेड टू बिजनेस डिस्प्यूट, तो इस प्रकार के जो मैटर्स होते हैं वो सिविल सर्विस में आते हैं। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो आपको रेवेन्यू रेस्पेक्ट में जो भी केसेस होते हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे बड़ा हाईएस्ट कोर्ट होता है। इसके अलावा आर्टिकल 277 के थ्रू हाई कोर्ट को विभिन्न प्रकार के जो अदर कोर्ट्स होते हैं प्रदेश में उन सभी को सुपरिंटेंडेंस करने का अधिकार दिया गया है। हाई कोर्ट को आप ये इस बात को ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट को एक और बड़ा महत्वपूर्ण रोल दिया गया है, वो ये है कि उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं यानी कि उसने जो निर्णय दिए हैं उनको एक तरह से रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। यानी कि वो स्वयं ही एक प्रकार के सबूत होते हैं और उनको किसी भी नीचे वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट में तो उनको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। और उसके अलावा इसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं हाई अथॉरिटी होती हैं और उसके जो कंटेंट को किसी भी लोअर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको कोर्ट रिकॉर्ड भी कहा गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो इसके पास पावर होती है कोर्ट के पास कि किसी भी पर्सन को वो पनिश कर सकता है यदि वो उसको पाता है कि उस पर्सन ने कंटेम्प्ट किया यानी कि उसको जो है कि अवहेलना की है कोर्ट की, तो उस व्यक्ति को वो पनिश भी कर सकता है। इसी प्रकार से किसी भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जाती है तो कोर्ट उसको समन कर लेता है या बुला लेता है कोर्ट में। जो चीफ जस्टिस होता है, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था, वो प्रेसिडेंट के द्वारा आपका इलेक्ट किया जाता है। और लेकिन एडवाइस किसकी होती है? चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, इन दोनों की जो है कि इसमें एडवाइस होती है। लेकिन जो है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको जो है कि चीफ जस्टिस के द्वारा ही गवर्नर की एडवाइस पर आपको अपॉइंट कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो हाई कोर्ट के पास एक डिफरेंट पावर्स है, ये रिट इशू करने की पावर है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि अपनी ऑफिस का मिसयूज करता है या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन के लिए, जो वॉलेशन होने से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की रिट्स आपकी जो है कि ऑर्डर भी जारी करता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इसके पास बहुत ओरिजिनल एंड अपेलेट जुरिडिक्शन होते हैं। हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन वो होता है जिस प्रकार से हम सीधे केस की सुनवाई हम सीधे कर लेंगे तो उसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं। और अपेलेट जुरिडिक्शन के थ्रू पहले जो केस नीचे वाले लोअर कोर्ट में सुना जाता है उसके बाद में उसकी जो है कि अपील नेक्स्ट कोर्ट में की जाती है, उस चीज़ को अपेलेट जुरिडिक्शन कहा जाता है। चलिए तो हम देखते हैं सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस। ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें हमें मुख्य रूप से दो ही चीज़ ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश में दो पार्टों में बांटा गया है, यूपी सिविल जुडिशियल सर्विस, यूपी हायर जुडिशियल सर्विस। क्योंकि दो प्रकार के केस हमको हैंडल करने होते हैं, सिविल और आपके क्रिमिनल केसेस। तो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जज ही कंट्रोलर होता है सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विसेज का। तो स्टेट में आपकी 46 जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा हैं तो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट कम है, यानी कि एक जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके अलावा या हम कह सकते हैं कि एक ही डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में कई जज रहते हैं। इसके अलावा हम यदि देखें कि सिविल केसेस में जो है कि जो सबसे बड़ा जज होता है वो सिविल जज होता है। सिविल केसों का सबसे बड़ा जज होता है। इसमें जो है कि लोअर साइड पे मुंसिफ कोर्ट होता है। सबसे पहले हमको सिविल साइड में जो अपील करनी है तो हमको मुंसिफ कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो आपका सिविल जज होगा। लेकिन जो क्रिमिनल केस होते हैं उसमें जो है कि आपका जो है कि डिस्ट्रिक्ट जज सबसे बड़ा जज होता है। लेकिन आपको ये देखो इसमें एक और ये पॉइंट दिया हुआ है कि जो मुंसिफ होता है उसके पास यदि कोई क्रिमिनल केस है तो वो देख सकता है, लेकिन उसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होती है सिर्फ। तो आप देखिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट था जो है कि 1967 तक जो कि गवर्नमेंट के अंदर आता था, लेकिन बाद में उसको गवर्नमेंट से भी अलग कर दिया। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट और जो है कि जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई। इस प्रकार से हम ये भी देखेंगे जो रेवेन्यू साइड पर जो भी मैटर्स होते हैं रेवेन्यू साइड पर वो असिस्टेंट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर के द्वारा और
कलेक्टर्स के द्वारा देखे जाते हैं, जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स होते हैं। और इसके अलावा यदि अपेलेट जुरिडिक्शन देखना है किसी का, अपेलेट जहाँ पे और जो रेवेन्यू मैटर्स में अपील की जा सकती है, तो वो आपके यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर्स एंड और जो है कि डिवीजन कमिश्नर के यहाँ रेवेन्यू मैटर्स को लेकर भी अपील की जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है रेवेन्यू मैटर्स में। इसके अलावा हम देखें तो कि सिविल जज, सिविल साइड पर देखें तो इसके अलावा और भी जो 500 रुपये तक के केस होते हैं उनको न्याय पंचायत भी सुन सकती है, लेकिन वो उनको जो है कि प्रेजेंट सेंटेंस देने से, यानी कि वो जेल करने की उनके पास कोई अनुमति नहीं होती। इसके अलावा जो आखिरी जो हमारी उत्तर प्रदेश की इंस्टीट्यूशन है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ट्राइब्यूनल्स है। तो जो कि सर्विस में जो सरकारी आदमी होते हैं उन प्रकार के जो कि विभिन्न प्रकार के जो केस होते हैं, उन सब केसों के लिए या कोई इस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं या न्यायिक अधिकारी हैं या ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, तो उनके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल बनाई थी, क्योंकि वो उनके कोर्ट्स, उनके केस को जल्दी से निपटाने के लिए सरकार ने इसका निर्णय किया था, जिससे जो सरकार के ऑफिसर्स हैं उनको कोई समस्या का समाधान न करने पड़े और कम ही समय में वो अपने केसों को निपटा दें। इसके लिए 1976 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।